केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर अब एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला भी उजागर हुआ है। न सिर्फ आग हादसे का मामला, जांच में दस्तावेजों से पता चला है कि दोनों भाई 42 कंपनियों से डायरेक्टर या पार्टनर के रूप में जुड़े हैं और ये सभी कंपनियां दिल्ली के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस तरह एक ही पते पर दर्जनों कंपनियों का एकत्र होना शेल कंपनियों, बेनाम लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संभावित वित्तीय गड़बड़ियों के लिए रेड फ्लैग माना जाता है। इन 42 कंपनियों में कई केवल कागजों पर मौजूद प्रतीत होती हैं और उनमें कोई वास्तविक व्यवसाय संचालन के सबूत नहीं मिले हैं, जबकि कुछ कंपनियों ने फुकेट, थाईलैंड में अपने ऑपरेशनल आउटलेट होने का दावा तक किया, जिसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं मिली है। जांच एजेंसियां इस विस्तृत कंपनी नेटवर्क और इसके पीछे के वित्तीय व्यवहार की गहन छानबीन कर रही हैं। डॉक्टर रोहिणी घार्री ने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जब उन्होंने पार्टी का बैंक स्टेटमेंट वायरल किया और बताया कि पार्टी के खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए जमा हैं, जिनके उपयोग और सामाजिक काम के बारे में उन्होंने सार्वजनिक पूछताछ की। रोहिणी ने ये भी सवाल उठाया कि इतने बड़े फंड के बावजूद पार्टी ने समाज के लिए क्या ठोस काम किए हैं और सांसद चंद्रशेखर को कैसे सरकारी सुविधाएं प्राप्त हुईं, जैसे टाइप 8 का बंगला। इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। इस कदम के बाद राजनैतिक विवाद तेज हो गया है और मामला सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ईसीआई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा है कि आयोग पुलिसकर्मी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, यानी वो मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने के लिए नागरिकता की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नागरिकता जैसे संवैधानिक प्रश्न उठते हैं जो आयोग का काम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार कराना है, न कि संदिग्ध नागरिकता का पता लगाकर नाम हटाना, क्योंकि ये नागरिकता के मामलों को तय करने जैसा हो जाता है जो संसद और गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में इस संवैधानिक दायरे और आयोग के अधिकारों की सीमा पर गहन सवाल उठा रहा है और ये भी कहा गया कि आयोग को संदेहपूर्ण पड़ोसी या पुलिसकर्मी की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक नीलेश के आत्महत्या मामले में विशेष जांच टीम एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है, ये कहते हुए कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीठ ने 48 घंटे के भीतर 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का निर्देश राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी को दिया है, जिसमें 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो मध्य प्रदेश निवासी न हों और एक महिला डीएसपी शामिल होंगे, ताकि जांच में पक्षपात न हो। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक भी लगाई है, लेकिन कहा कि यदि एसआईटी को जांच में संलिप्तता के ठोस प्रमाण मिलते हैं तो वो अदालत से अनुमति लेकर कस्टोडियल पूछताछ कर सकती है। ये आदेश उस अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं पर आया है जिसमें मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली पूर्व गृहमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव में तेज वृद्धि के बीच अमेरिकी बलों ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के तट के पास एक बड़ा तेल टैंकर जब्त किया, जिसमें तेल समेत जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए हथियारबंद कमांडो ने पल भर में कब्जा जमा लिया और इसे अमेरिकी शुल्क और नियंत्रण एजेंसियों की कार्रवाई बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई संयुक्त प्रतिबंधों के तहत वर्जित तेल ले जाने वाले जहाज के खिलाफ थी, लेकिन वेनेजुएला ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती और अपने संसाधनों पर चोरी के रूप में कड़ी निंदा की है और इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ये कदम क्षेत्र में युद्ध समान दबाव बनाता दिख रहा है और दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ा रहा है, खासकर जब पहले भी अमेरिका ने कई नावों पर सैन्य कार्रवाई की है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभियानों और नारकीय आरोपों की तीखी टिप्पणियां की हैं। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने देश की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल की कड़ी कैद की जेल सजा सुनाई है। उन्हें 4 गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है, जिनमें राजनीतिक गतिविधियों में अंतराफल, इन्वॉल्वमेंट, आधिकारिक रहस्य अधिनियम का उल्लंघन, अधिकारों और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और व्यक्तिगत हानि पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं और ये सुनवाई लगभग 15 माह चली कोर्ट मार्शल प्रक्रिया के बाद दी गई है। ये कदम पाकिस्तान में काफी चर्चा में है, क्योंकि फैज हमीद वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माना जाता था और उनके खिलाफ ये फैसला देश की सैन्य तथा राजनैतिक सत्ता संरचना में बदलाव के संकेत भी मानो देता है। दोषी घोषित किए जाने के बाद उन्हें अपील का अधिकार भी दिया गया है।
रणवीर सिंह की नई जासूसी एक्शन फिल्म धुरंधर ने रिलीज के छठे दिन में लगभग 29 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बढ़त बनाई है, जिससे ये 2025 की कुछ बड़ी फिल्मों के कलेक्शंस को पीछे छोड़ रही है। 6 दिनों में फिल्म ने घरेलू नेट कलेक्शन लगभग 188.6 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है और सैयारा और वॉर 2 जैसे ब्लॉकबस्टरों से ऊपर टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने की दिशा में बढ़ रही है, जबकि इसी दौरान धुआंधार वर्ड ऑफ माउथ और मजबूत रोजाना कलेक्शंस ने इसको बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूती दी है। मुकाबले में धनुष कृति की तेरे इश्क में जैसी फिल्मों की कमाई अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है, जिससे धुरंधर की कमाई और लोकप्रियता का लाभ मिल रहा है। बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को लगभग 30 करोड़ की धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया गया और उदयपुर पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड यानी कस्टडी में भेज दिया, ताकि मामले की अगली जांच और पूछताछ की जा सके। शिकायतकर्ता के अनुसार भट्ट पत्नी ने 4 फिल्मों के प्रोडक्शन में निवेश का लालच देकर बड़ी राशि ली थी, लेकिन तय अनुबंध के अनुसार काम पूरा नहीं किया और फर्जी बिल या लेनदेन का उपयोग कर धोखाधड़ी की, जिससे पुलिस अब साक्ष्य एकत्र करने और आरोपों की तह तक जाने में जुटी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 11 दिसंबर 2025 को मुल्लानपुर में खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए और बाद में भारतीय टीम को 162 रन पर ऑल आउट करके 51 रन से पराजित कर दिया, जिससे 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। इस मैच में क्विंटन डीकॉक ने 90 रनों की शानदार पारी खेली और ऑटनिल बाटमान ने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ 4 विकेट लिए, जबकि भारत की बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर विफल रही और ये घरेलू मैदान पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी टी20 हार साबित हुई। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री आज यानी 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है, जहां क्रिकेट प्रेमी अब मैचों के टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आईसीसी ने फेज 1 की टिकटें बेहद सस्ती कीमतों पर जारी की हैं, जो भारत में टिकट की शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपये और श्रीलंका में LRK 1000 यानी लगभग 290 रुपये के आसपास से शुरू हो रही है, ताकि अधिक से अधिक दर्शक स्टेडियम में लाइव मैच का आनंद ले सकें। ये टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा, जिसमें कुल 20 टीमें भाग लेंगी और 55 मैच आयोजित होंगे। इस पहले चरण में ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के मैचों के टिकट उपलब्ध हैं, जबकि बाद के चरणों के टिकट जारी होने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की वजह से रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब ये टूर्नामेंट 4 से 10 जनवरी 2026 तक ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में ये चैंपियनशिप 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच होने वाली थी, लेकिन दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण तथा लागू प्रदूषण नियंत्रण नियमों के कारण आयोजकों ने नई तारीखों की घोषणा की है। इस बार पुरुष और महिला वर्ग दोनों के मुकाबले एक साथ इसी स्थान पर होंगे, जिससे भारत के शीर्ष मुक्केबाज अपने प्रदर्शन का मंच पाएंगे। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में एक रोमांचक प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में टीम इंडिया ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया, जिसमें भारत 0-2 से पिछड़ने के बाद आखिरी 11 मिनट में 4 गोल दागकर शानदार वापसी की। इस जीत के साथ भारत ने 9 साल बाद वर्ल्ड कप में पदक हासिल किया, क्योंकि पिछली बार भारत ने 2016 में लखनऊ में पदक जीता था और उसके बाद लगातार चौथे स्थान पर रहा था। मैच में अंकित पाल, मनमीत सिंह, शरदानंद तिवारी और अनमोल एक्का ने महत्वपूर्ण गोल किए, जिससे भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और अपने घर के दर्शकों के सामने एक यादगार प्रदर्शन किया। हरियाणा की 4 महिला बॉक्सरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है, जिन्होंने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पदक जीते हैं। इन मुक्केबाजों की सूची में भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया, पूजा रानी बोहरा, नुपुर श्योरान और रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा शामिल हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के लिवरपूल में हुई विश्व चैंपियनशिप में क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और अन्य पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी का मान बढ़ाया। राष्ट्रपति ने उन्हें उनके असाधारण प्रदर्शन और देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी और उनकी उपलब्धियों को सराहा। और अंत में मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में 12 दिसंबर 2025 को मौसम शुष्क और ठंडा बना हुआ है। उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिण में सामान्य स्थितियां हैं। दिल्ली, शिमला, मनाली और देहरादून जैसे शहरों में काले बादल छाए रहने और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे सुबह की यात्रा प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया रहेगा। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।